नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी के नए चैप्टर और उससे जुड़े नए तथ्यों के साथ उपस्थित हूँ। आज के चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। इसमें हम वैदिक काल के बाद के सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक पहलुओं को देखेंगे। उत्तर वैदिक काल आते आते किस प्रकार से जाति का आधार कर्म नहीं रह गया, महिलाओं की स्थिति कैसी हो गई, गणराज्यों का उदय, इन सब विषयों पर बात होगी। एक नए मोटिवेशन के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो सभी को पता होगा शायद कि जो ऋग्वेद है ये ऋग्वैदिक ग्रंथ है। इसी के नाम के आधार पर ही ऋग्वैदिक काल का नाम रखा गया। उसके बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए तो वो सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते। तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद जो हैं ये सभी क्या हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ये हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। तो चलते हैं व्याख्या की तरफ। चारों वेद में सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद के काल को ही ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो हमें जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद है, इसमें किन चीज़ों की बात की गई है? अनुष्ठानों की, उनके संपादन की विधियों की और सामाजिक नियमों के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कथन एक है कि वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। और व्याख्या है, कारण है कि वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। कुट के का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ ऑप्शन गलत दे रखा है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो जैसा कि इसका सही उत्तर है बी। ये दोनों सही तो है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे कि वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था, सभी को पता है। और वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था, ये भी सही बात है। पर ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ कि वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों के निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है सी। एक और तीन तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। दूसरा क्या है कि शूद्रों को अछूत माना जाता था। शूद्रों को अछूत माना जाता था लेकिन वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल तक नहीं, उसके बाद के काल में शूद्रों को अछूत माना जाने लगा और जो भी शव को जलाने, दफनाने आदि का जो काम था वो शूद्रों के हवाले कर दिया गया। तो चलते हैं व्याख्या की तरफ कि वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शव को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया, इसलिए कथन दो गलत है। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई और उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो इसका सही उत्तर क्या है? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो।
तो इसका जो सही उत्तर है सी, दोनों सही हैं कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था में सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया, सही बात है। और उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। व्याख्या देखते हैं कि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से भी श्रेष्ठ मानते थे और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोग ने छुआछूत की आलोचना की। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। अगला प्रश्न है कि पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर स्थित हैं? पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर, मेरठ, अतरंजी खेड़ा, एटा। देखते हैं ऑप्शन की केवल एक और तीन, 2 और 3, और डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इन तीनों जगहों पर ये बस्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। पुराना किला दिल्ली से, हस्तिनापुर मेरठ और अतरंजी खेड़ा एटा से। व्याख्या देखते हैं कि महायज्ञों को करने वाला राजा आगे जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। जनपदों के लोग गेहूं, धान, जौ, दालों, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर के पात्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था और वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है केवल 1। बुद्ध के जन्म के पूर्व देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद, जो भारतवर्ष था वो 16 महाजनपदों में बटा था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपदों का नाम अगर हम देखें तो कौन कौन थे और उनकी राजधानियां भी देखें तो अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी, काशी राजधानी वाराणसी, वत्स उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती, पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी, शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, अश्मक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोतन और अंतिम गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो इसका दूसरा जो है वो क्यों नहीं सही है कि राजा सेना तो रखने लगे थे, वेतन भी दिया जाता था, लेकिन वेतन का जो संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था ये गलत है। व्याख्या देखते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी क्यों होती थी? आक्रमण से सुरक्षा के लिए होती थी, राजाओं की समृद्धि और वैभव को दिखाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान। अगला प्रश्न है कि महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा है कि कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। तो इसका केवल दूसरा ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि प्रायः उपज का जो 1/6वां हिस्सा जो होता था वह देना पड़ता था कर के रूप में, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। व्याख्या देखते हैं कि
महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग क्या थे, कृषक थे। उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित था, जिन्हें भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार राजा के लिए महीने में उनको एक दिन काम करना पड़ता था। अगला प्रश्न है कि महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, और आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसका केवल 1 और 2 जो ऑप्शन है ए, वो सही है। तीसरा जो है कि पूर्णतः मुक्त थे आखेटक और संग्राहक, तो गलत है। उन्हें जंगलों से ही प्राप्त उत्पादों को कर के रूप में देना पड़ता था। व्याख्या देखते हैं कि आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी किस स्थान पर स्थित है? मेरठ उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है। और कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है? अभी हमने बताया कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी है, वत्स महाजनपद की। अगला प्रश्न, व्याख्या देखते हैं। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हल के फाल जो थे अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2 दोनों। तो इसका जो सही है वो सी है। सही उत्तर सी है। व्याख्या देखते हैं कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। इससे क्या होता था कि जो कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फल की उपज बढ़ गई। और दूसरा है कि लोगों ने धान के बीज को छिड़ककर उपजाने के बजाय अब पौधों का रोपण करने की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे क्या होने लगा कि पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहने लगे और अच्छी पैदावार होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कमकार करते थे। अगला प्रश्न है कि मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, और डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। व्याख्या देखते हैं कि लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या राजगृह थी। गंगा और सोन नदियां मगध के बीच से होकर गुजरती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती थीं। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें हैं जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु और महापद्मनन। तो प्रसेनजीत जो था वो मगध का शासक कभी नहीं रहा, बाकी तीनों रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मगध की राजधानी कभी नहीं रही। राजगृह, पाटलिपुत्र और श्रावस्ती। तो जो श्रावस्ती थी वो मगध की राजधानी कभी नहीं रही। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी? कौशल की। ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय
उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो दोनों। तो इसका सी, दोनों कथन सही हैं। व्याख्या देखते हैं कि 2300 वर्ष पूर्व में सिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ तक पहुँच गया था? व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अगला प्रश्न है कि मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली, मथुरा, कौशांबी और चंपा। तो वैशाली थी। मथुरा किसकी राजधानी थी? शूरसेन की। कौशांबी किसकी राजधानी थी? अभी हमने बताया पीछे, वत्स की। और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या देखते हैं कि मगध के निकट ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। मथुरा शूरसेन महाजनपद की, कौशांबी वत्स महाजनपद की और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासन के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है केवल बी, दूसरा सही है। पहला गलत है, क्योंकि एक ही शासक के अधीन नहीं होता था, कई राजा होते थे गढ़ या संघ में। देखते हैं कि गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गढ़ या संघ से एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को करते थे, इसलिए कथन एक गलत है। ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। और चलते हैं अगले प्रश्न पर कि गढ़ों या संघों के निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? मौर्य, गुप्त, कुषाण और सातवाहन। तो गुप्तों ने गढ़ों या संघों पर विजय प्राप्त की थी। व्याख्या देखते हैं कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न है कि दिग्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो जैसा कि सबको पता होगा कि दिग्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या देखते हैं कि दिग्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? सुनीर, चेटक, वत्सकार और जीवक। तो उसका नाम था उस मंत्री का वत्सकार। व्याख्या देखते हैं कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था। तो आज की इस श्रृंखला में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।